अहमदाबाद प्लेन हादसे से देश अभी उभर ही नहीं पाया था कि इस हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। तो वहीं उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश की दर्दनाक घटना हुई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आज सुबह लगभग आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर 6 श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ हेलीपैड से गुप्तकाशी हेलीपैड के लिए टेक ऑफ किया। रास्ते में मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर गौरी कुंड के जंगलों में क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट सहित कुल 7 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि इससे पहले यह हेलीकॉप्टर गौरी कुंड में लापता हो गया था, जिसकी जानकारी खुद उत्तराखंड के एडीजी ने दी थी। उन्होंने बताया कि त्रिजुनी नारायण और गौरी कुंड के बीच में 6 यात्रियों समेत एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया था, जिसके बाद इसके हादसे का शिकार होने की खबर मिली। ऐसी महज तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर का क्रैश होना सवाल खड़े करता है। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा हुआ, इसके लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या खराब मौसम के चलते हादसा हुआ? क्या फ्यूल कम था? अगर था तो फिर उड़ान क्यों भरी? अभी अहमदाबाद विमान हादसे को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि अब एक और हादसा हो गया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। कुछ लोग पैदल मार्ग के जरिए पहुंच रहे हैं तो कई लोग हेलीकॉप्टर के जरिए दर्शन करने के लिए धाम पर पहुंच रहे हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर से जाने वाले श्रद्धालुओं की जान हलक में अटकी रहती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं अब श्रद्धालुओं को डरा रही हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा में चूक कैसे हो रही है। और आज 3 की डिबेट इसी पर करेंगे और 3 सवाल जो हर देश के नागरिक के मन में है। पहला सवाल, क्या खराब मौसम के चलते यह हादसा हुआ? दूसरा सवाल, क्या फ्यूल कम था? अगर था तो फिर उड़ान क्यों भरी? तीसरा सवाल, हेलीकॉप्टर में रोडवेज बस जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? पिछले आप कुछ समय से देखें तो हेलीकॉप्टर से जाने वालों की तादाद बढ़ी है, लेकिन जो घटनाएं पिछले 1 महीने में हुई हैं, 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 37 दिनों में 5 हादसे हो चुके हैं। लेकिन इस हादसे में किसकी किसकी जान गई वो आपको बता देते हैं। राजवीर पायलट हैं, विक्रम रावत, विनोद, सृष्टि सिंह, राजकुमार, श्रद्धा और राशि, जिनकी उम्र महज 10 साल है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ धन सिंह रावत जी जुड़ेंगे, मंत्री उत्तराखंड सरकार के। हमारे साथ प्रेमचंद अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री जुड़ेंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, वो हमारे साथ इस समय है, एविएशन एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ अश्वनी मिश्रा, नेता कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ अर्पण यदुवंशी, एसडीआरएफ की चीफ भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यूके देवनाथ जी, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है फ्लाइट को लेकर, आपने कई उड़ानें भरी होंगी। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर उत्तराखंड में देखें, अगर हम 37 दिनों की ही बात करें पिछले, तो 5 हादसे हो चुके हैं, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है। क्या नजर आता है शुरुआत में आपको कि इन हादसों की वजह क्या हो सकती है? अनम्यूट करिएगा सर। जी हाँ, पिछले 37 दिन में 5 हादसे हो चुके हैं, जो कि बहुत ही दुखदाई और हृदय विदारक खबर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं भेजना चाहता हूँ। होता यह है कि पहाड़ों में हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो बहुत ही स्पेशलिस्ट, बहुत ही खास अंदाज से उड़ाना पड़ता है, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर जा रहा होता है अपने रूट में तो दाएं तरफ भी पहाड़ है, बाएं तरफ भी पहाड़ है। यानी अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो पायलट आसानी से दाएं या बाएं नहीं जा सकता, उसको घाटी की दिशा में ही लगातार चलना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे अब लग रहा है आज सुबह का जो हादसा था, जी। पहाड़ों में अचानक से बादल आ जाते हैं। हम्म। आपको लगेगा कि अभी मौसम साफ है और आप जैसे ही टेक ऑफ करेंगे ये सोच के कि बादल नहीं है, हम्म। लेकिन टेक ऑफ के 2 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट के अंदर ही पहाड़ों में बाहर बादल ड्रिफ्ट होके आ जाते हैं, यानी बहते बहते हम्म। आ जाते हैं। तो ऐसे में पायलट्स जो हैं उनको बहुत क्लियर निर्देश है कि वो बादल के अंदर नहीं घुसेंगे, हम्म। यानी वीएफआर रहेंगे, विजुअल फ्लाइट कंडीशन। वो बादल के बाहर रहेंगे, यानी या तो बादल के दाएं बाएं से चले जाएं या ऊपर से चले जाएं। ठीक लेकिन है जैसे यूके मैंने देवनाथ बताया जी, मैं बादल आपके के पास आऊंगा। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश रावत जी, पिछले 37 दिनों में 5 हादसे होते हैं। इन 5 हादसों में 13 लोगों की मौत होती है।
ना कोई जवाबदेही तय होती है, ना ही कोई जिम्मेदारी तय होती है, या यूं मान लें जैसे सरकार ने ये कह दिया हो कि तुम जानो, तुम अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार हो। क्या ये कहा जा सकता है? इतनी ये, लेकिन ये अवश्य है कि जितनी गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए था, इस संचालन को लेना चाहिए था, उसको उतनी गंभीरता से लिया नहीं गया है। जो रेगुलेटर है हमारी यूकाडा, उनको ये देखना चाहिए कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और डीजीसीए से भी क्या निर्देश हैं, उन निर्देशों का ठीक तरीके से कंपनियां जो ऑपरेट कर रही हैं पालन कर रही हैं या नहीं कर रही है। हमारा सेक्टर ग्रो कर रहा है, सिविल एविएशन सेक्टर, तो उस हिसाब से भी हमको इस मामले को बहुत गंभीरता से इसका समाधान निकालना पड़ेगा। और जैसा अभी एक यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहाड़ों में बहुत सारी अनिश्चितताएं भी हैं और बहुत चुनौतियां हैं, और चुनौतियों के बीच में हेलीकॉप्टर आदि का संचालन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो उसमें जब तक नियमों और निर्देशों का ठीक से पालन नहीं होगा और मशीन जिसको ऑपरेट किया जा रहा है वो मशीन पूरी तरीके से सक्षम नहीं होगी, तो कहीं भी हादसा हो सकता है। हरीश राव जी, क्या आपको लगता है कि डीजीसीए और चार धाम टेली सेवाओं की जो सुरक्षा है, ये हादसे उसकी पोल खोलते हैं कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है, नियमों की अनदेखी हो रही है? हाँ, ये जितने लगातार एक के बाद एक हादसे होना, ये दोनों के लिए, राज्य सरकार के लिए भी चुनौती और चिंता दोनों होनी चाहिए, और डीजीसीए को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ प्रेमचंद अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। हरीश रावत जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रेमचंद अग्रवाल जी, लगातार हादसे हो रहे हैं, 37 दिनों की अगर हम बात करें तो 5 हादसे हो गए, 13 मौत हो गई। देखिए, वास्तव में आपकी जो घटना है दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पहले उन 7 जो लोग आज की दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, पायलट समेत, मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें, और जो उनके परिजन हैं उनको ये जो संकट उनके सामने आया, बहुत बड़ा दुख जो उनके लिए ये असामयिक मौत उनकी हुई, उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको धैर्य प्रदान करे। ये बात ठीक है, लगातार घटनाएं हुई है, लेकिन ये बात भी है कि आज जिस प्रकार से घटनाओं, अभी हम अहमदाबाद की ही बात कर लें, 242 लोग में से एक व्यक्ति को छोड़ दें 241 लोग काल कलवित हो गए, और उसमें भी पायलट समेत क्रू समेत सभी लोग, उनके अलावा भी अनेकों लोग इस दुनिया में आज वो नहीं है। मैं उनको भी आपके माध्यम से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। ये कुछ ऐसी घटना है जिनके बारे में जब तक जांच न हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसके लिए भी मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। आज भी बैठक उन्होंने ली, इससे पहले भी बहुत कठोर निर्देश उनके माध्यम से दिए जा चुके हैं, और किस प्रकार से ये घटना या इससे पहले घटना हुई, जांच के उपरांत ही सामने आएगा। क्योंकि ये इस प्रकार का जो एयर ट्रैफिक है या हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई है, ये सामान्य घटना हम लोग नहीं मानते हैं, और इसके लिए जब तक जांच न हो जाए तब तक इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा। देखिए, जांच की बात हो गई है, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो जिसे AAIB कहते हैं, वो इस मामले की जांच करेगी। लेकिन हैरानी इस बात की है ना प्रेमचंद अग्रवाल जी, कि जांच की रिपोर्ट सामने आ नहीं पाती है कि आखिर हादसा क्यों हुआ या दुर्घटना क्यों हुई। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी जांच होती है, जांच की रिपोर्ट भी आती है। ये अलग बात है वो सार्वजनिक नहीं हो पाती हो, लेकिन जांच का, कोई भी जांच हो, छोटी जांच हो, किसी भी रूप की जांच हो, जांच अंतोगत्वा जांच रिपोर्ट भी आती है और उसका संज्ञान भी लिया जाता है, उसमें गंभीरता भी दिखाई जाती है। सरकार के कारण ये विषय है नहीं कह रहा हूँ, सामान्य तौर पे सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार हो, जब जांच होती है तो जांच की रिपोर्ट भी आती है, और जांच की रिपोर्ट यदि माना कहीं कोई फॉल्ट है, कोई कमी है, कोई गलती है, कुछ हुआ है, तो उसके ऊपर सरकार या प्रशासनिक अमला उस पर पूरी गंभीरता से प्रेमचंद अग्रवाल जी, एक जानकारी दर्शकों को दीजिएगा कि आखिरी बार
कौन सी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी? मान लीजिए कि सुरक्षा कारणों की वजह से जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक भी नहीं हुई, तो कार्रवाई क्या हुई, जवाबदेही क्या हुई, ये बता दीजिए आप। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि यदि घटना कोई हुई और जांच उस पे हुई, कार्रवाई अंतोगत्वा उसके आधार पे ही होती है। और यदि माना सार्वजनिक नहीं हुई तो ये नहीं हम कह सकते कि जांच रिपोर्ट नहीं आई। हम्म। कोई कोई जांच यदि होगी तो उसकी रिपोर्ट तो आएगी, स्वाभाविक रूप से आएगी। और उसी के आधार बना के कोई भी सरकार, मैं इस सरकार को और अपनी सरकार और पराई सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, कोई भी सरकार उस पर अंतोगत्वा निर्णय भी लेती है। तो अभी इस पे जांच के लिए आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, और जब ये जांच रिपोर्ट आएगी और मुझे मौका लगेगा आपसे बात करने का, तो मैं जरूर उस बात को आपको सार्वजनिक करूंगा। प्रेमचंद जी, हमारे साथ एसडीआरएफ चीफ अपर्ण यदुवंशी भी जुड़ गए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे बस एक सवाल मेरा वही है कि इससे पहले जांच हुई होगी, रिपोर्ट आई होगी, पहला हादसा तो नहीं हुआ, इससे पहले भी हादसे हुए हैं। बस यही मैं जानना और समझना चाहता हूं कि क्या कोई कार्रवाई हुई है, क्योंकि इस डिबेट में आने से पहले मैंने 2 घंटे रिसर्च की, बात की अलग अलग लोगों से, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। तो अगर आप मुझे वो जानकारी दे दें ताकि हम दर्शकों तक पहुंचा पाए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यदि इस जांच की बात को यदि हम समझ लें और यदि आप मुझे मौका देंगे अगली बार, तो मैं निश्चित रूप से आपको सार्वजनिक करूंगा। प्रेमचंद अग्रवाल जी, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है इससे पहले। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अपर्ण यदुवंशी भी हमारे साथ एसडीआरएफ चीफ हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अपर्ण जी, बेहद स्वागत है आपका इंडिया डेली में। अपर्ण जी, ये जो मौसम होता है, ये मौसम मुझे लगता है कि आप लोग के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, और इसमें आप लोग किस तरीके से ऑपरेट करते हैं जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं? देखिए, जो केदार घाटी है वहाँ का मौसम जो है बहुत ही डायनामिक रहता है, और जो हर पल पल जो है वहाँ पे मौसम जो है वेदर चेंज करता रहता है। और आज की भी जो ये दुर्घटना हुई, इसमें हमारे लिए जो बैड वेदर था, जो फॉग लगा हुआ था, वो काफ़ी चैलेंजिंग था। और जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, काफ़ी विषमता है वहाँ पे, जंगल और स्टीप टेरेन है। तो उसको लेके भी हमारी जो टीम है वो उसको रेस्क्यू इक्विपमेंट्स लेके इतनी ऊपर तक चढ़ाई करनी पड़ती है, और फिर जो दुर्घटनाग्रस्त मलबे में से शव को निकालना, ये काफ़ी कुछ चैलेंजिंग था हमारे लिए। बट एसडीआरएफ की टीम जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और हर तरह से सक्षम है इन तरह के हादसों से निपटने के लिए। यदुवंशी जी, इसमें कितना समय लग जाता होगा इस तरह के जब हादसे होते हैं, वहां पर स्पॉट पर पहुंच के रेस्क्यू करने में, अगर कोई बचा हो रेस्क्यू करने में? देखिए, एसडीआरएफ या अन्य रेस्क्यू एजेंसी जो भी हैं यहाँ पे, पुलिस, एसडीआरएफ, फायर, डीडीआरएफ, सबका पहला मकसद ये रहता है कि जान बचाई जा सके। चाहे वो एक जान भी हो तो उसके लिए हम पूरा एफर्ट करते हैं, पूरा मैक्सिमम एफर्ट डालते हैं। और जो अगर आज के ऑपरेशन की बात करूं मैं कि आज के ऑपरेशन में कितना टाइम लगा, तो मैं ये बताऊंगा आपको कि ये जो दुर्घटना स्थल था, ये गौरी गांव जो है, ये उससे 3-4 किलोमीटर ऊपर था, जो कि स्टीप टेरेन था। तो वहां तक पहुंचने में हमारी जो टीम है, 10 लड़कों की टीम, उसको लगभग 2 से 2.25 घंटे लगे वहां तक पहुंचने में। और उसके बाद चूंकि मौसम बहुत खराब था, तो बारिश ने और जो फॉग जो था उसने हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें थोड़ा विघ्न डाला थोड़ा। बट वहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर जल भी रहा था, तो उसको भी बुझाना पहले और उसके बाद उसमें से शवों को निकालना, ये काफ़ी चैलेंजिंग था। तो मतलब मोटा मोटा अगर मैं बोलूँगा तो 2 से 3 घंटे इसमें, 3 से 4 घंटे, जबकि थोड़े से हमको पूरे शवों को निकाल के रोड हेड पे लाने में हमको इतना 3 से 4 घंटे लग गए थे आराम से। अपर्ण जी, जब आज वहां पर टीम पर पहुंची थी तो जानकारी आपको क्या दी कि सारे लोग उस समय हेलीकॉप्टर में ही थे? हालांकि सबकी मौत हो गई तो शव हेलीकॉप्टर में ही मिले, या फिर किसी ने बचने की कोशिश की और आग की चपेट में आ गया? क्या ऐसी भी कोई जानकारी थी क्या? देखिए, सबसे पहले जब ये सूचना मिली थी तो कोई क्रैश की कोई सूचना नहीं थी, ये सूचना मिसिंग हेलीकॉप्टर की थी। क्योंकि ऐसा बताया गया था कि इस हेलीकॉप्टर का संपर्क जो वॉकी टॉकी या जो भी कम्युनिकेशन चैनल है उससे बंद हो गया था। तो उसके थोड़ी देर बाद वहाँ के जो लोकल शेफर्ड होते हैं, जो चरागार होते हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई धुआं दिखाई दे रहा है। तो जब हमारी टीम उस घटनास्थल पर पहुंची
तो वहाँ पे जो मलबा है हेलीकॉप्टर का वो जल भी रहा था और काफ़ी जो शव हैं वो जिसको कहते हैं हम बर्न टू डेथ थे। तो इस पे मैं कुछ नहीं क्या कहूँगा कि बचने की कोशिश तो ज़रूर की ही होगी और बचाने की कोशिश भी की होगी पायलट ने अपने पूरे रिसोर्स में, बट अनफॉर्चुनेटली दुर्घटनाग्रस्त हुआ और सातों की जो है अपर्णा जी, इसके मौत हो बाद गई। का रोल क्या होता है एसडीआरएफ का? जितने शव, चूंकि आपने बताया कि 7 लोगों की मौत हुई है, तो वो सारे शव लेकर वहां पर वापस नीचे लेकर आते हैं आप लोग? जी हाँ, हमारा काम ये रहता है कि इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है किसी भी तरह से अगर कोई भी जान बची हो, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, तो हमारी टीम जो है वो हर तरीके से काम करने में दक्ष होती है और जो नेसेसरी रेस्क्यू इक्विपमेंट्स और गियर इत्यादि होते हैं उसके सब साथ जाती है और इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन करती है। और इन केस कोई बॉडी हो, डेड बॉडी हो, तो उसको रिकवर करके जिला पुलिस के सुपुर्द करती है ताकि जो बाकी फॉर्मेलिटीज होती है, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम इत्यादि, वो जिला पुलिस करके शव को सुपुर्द की जा सके। तो हमारा काम या बॉडी को रिकवर करना और जिंदगी बचाने तक रहता है। अपर्णा जी, एक सवाल दर्शकों के मन में होगा कि अगर इस तरह के क्रैश में कोई सर्वाइवल बच जाता है, कोई व्यक्ति बच जाता है, तो उसे ट्रैक कैसे किया जाता है? देखिए, हमारी जो जैसे मैंने आपको अपनी एसडीआरएफ की टीम बताई, तो इस एसडीआरएफ की टीम में हमारे पैरामेडिकल पर्सनल भी रहते हैं जो आवश्यक फर्स्ट एड इक्विपमेंट और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स मैं बोलूँगा वो साथ में लेके ही चलते हैं। तो ये टीम हमारी रेस्क्यू टीम के साथ में ही रहती है, पैरामेडिक्स टीम भी। तो अगर किसी को अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की भी ज़रूरत है और किसी को चेक करना है हमको, तो हमारी पैरामेडिक्स टीम हमको सपोर्ट करती है और उसको जब तक हॉस्पिटल ना पहुँचाया जाए उसको स्टेबलाइज किया जाता है। तो हमारी पैरामेडिक्स टीम का इसमें बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और आपने बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है और आप लोग के जज्बे को भी सलाम करना पड़ेगा क्योंकि विकट परिस्थितियों में आप लोगों की मदद करने के लिए पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। डिबेट पर वापस चलते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो आज मैंने रिसर्च किया उसमें 3 चीजें जो है वो समझ में आई हैं। पहला, खराब मौसम। दूसरा, जो कम अगर हम देखें कि विजिबिलिटी कम हो जाती है। और तीसरा, तकनीकी खराबी। ये मुख्य वजह होती हैं अगर पहाड़ी इलाकों में जो हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं उसकी। जी हाँ, पहाड़ी इलाकों में जो पायलट है उसके लिए फ्लाइंग एनवायरनमेंट जो है आबोहवा काफी चैलेंजिंग हो जाता है। एक तो दिक्कत ये आ जाती है कि आबोहवा कभी भी बादल आ जाएंगे और कभी कभी जो बादल है उसके साथ स्नो एंड स्लीट भी, बर्फ भी गिरनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी हालत में पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अगर उड़ रहा है उस वक्त तो दाएं या बाएं, अगर एक टर्निंग रेडियस लेके वापस आ सकता है उसे आ जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि दाएं तरफ भी पहाड़ है, बाएं तरफ भी पहाड़ है, तो पायलट के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि वो बादल के ऊपर चढ़ जाए। लेकिन सभी हेलीकॉप्टर्स में बादल के ऊपर अगर जाना हो तो आपको 17-18 हजार फीट तक जाना पड़ेगा। सभी हेलीकॉप्टर में जब पैसेंजर्स फुल्ली लोडेड हुए तो इतना रिजर्व ऑफ पावर नहीं होता है। एक और दिक्कत पहाड़ों में क्या आती है कि जो अपड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट नाम का एक फिनोमेना होता है। क्या होता है, हवा जब पहाड़ से टकराती है तो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है और जब ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है तो अगर हेलीकॉप्टर उसमें आ जाए तो वो अपने आप ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है और पहाड़ क्रॉस करते ही वही हवा फिर से अचानक से नीचे की तरफ आने लग जाती है। डाउन ड्राफ्ट कहते हैं। तो हेलीकॉप्टर का जो पायलट है अगर वो डाउन ड्राफ्ट की गिरफ्त में आ जाए तो चाहे वो कितना भी दम से, हम बोलते हैं कलेक्टिव, कितना भी कलेक्टिव को अप कर ले, वो हेलीकॉप्टर उसको डाउन ड्राफ्ट के इफेक्ट से निकलने में काफी दिक्कत होती है। तो ऐसे में भी कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर फ्लाइंग में एक सुविधा क्या है, प्लेन एरिया में आप उड़ा रहे हैं, दिक्कत आई तो सामने आप देखिए क्लियर लैंड है, लैंड कर जाइए किसी खाली जगह पर।
पहाड़ों में सामने फोर्स लैंडिंग के लिए भी कोई जगह नहीं है। इस जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, मैं एक बुग्याल दिख रहा हूँ। तो पहाड़ों में क्या होता है कि इधर पहाड़ है, उधर पहाड़ है, इधर जंगल है, ऊंचे पेड़ हैं। लेकिन जब पायलट को मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एक बुग्याल दिख रहा है जहां गांव के लोग अपने जानवर चराने जा रहे हैं, तो मेरा ये अंदाजा है कि पायलट को शायद 5-10 सेकंड के लिए, जब ये बुग्याल का खाली इलाका दिखा, घास होता है, कोई जंगल नहीं है, तो शायद उसने उस तरफ जाकर फोर्स लैंडिंग करने की कोशिश की होगी। अनसक्सेसफुल कोशिश थी जी। तो क्या वहां पर यात्रियों को हेलीकॉप्टर से नीचे जाने से पहले, लैंड करने से पहले, क्या वहां से कूदने का मौका मिल पाता होगा या ऊंचाई ज्यादा रहती है? जी हाँ, ये संभव नहीं है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जब फ्लाइट में होता है तो उसकी स्पीड जो है 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के आसपास होती है। तो उस स्पीड पे कोई कूद नहीं सकता, कूदेगा भी तो बचेगा नहीं। देखिए, अगर आपकी कार ही अगर 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है, तो ये सोचना कि दरवाजा खोल के छलांग मार देंगे, बात नहीं बनती है। ऊंचाई वाली बात भी है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है पहाड़ों में जब उठता है तो वो काफी ऊंचा रहता है, जमीन की तुलना में 500 फीट, या जो हिल क्रेस्ट है, हम कई बार बोलते हैं कि CTHT, क्लाउड्स टचिंग हिल टॉप्स, तो उसके भी 500 फीट या 1000 फीट ऊपर से पहाड़ का जो चोटी है, क्रेस्ट है, उसको क्रॉस करते हैं। उतनी ऊंचाई से कोई नहीं छलांग मार मुश्किल है। सकता। गरिमा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। गरिमा जी, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया है, उस पर आपकी टिप्पणी, फिर प्रेमचंद अग्रवाल जी आपके पास आऊंगा। जी नमस्कार जी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं सपना है कि यात्रा सुविधाजनक होगी, सुगम होगी और सुरक्षित होगी। लेकिन यहाँ उत्तराखंड आकर जिस तरह से निराशा हाथ लग रही है, और पिछले साल एक्चुअली बहुत ही अव्यवस्थाओं का बाजार गर्म था इसमें। अगर हम 4 धाम यात्रा की बात करें स्पेशली, तो पिछली बार का मौतों का या बीमारों का आंकड़ा बाहर ही नहीं निकल कर आ पाया। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से भी कितने लोग मरे, कितने लोग हार्ट अटैक से मरे। हम पूछते रहे, सरकार ने, मतलब पहली बार, ये 24-25 सालों का उत्तराखंड है, पहली बार ऐसा हुआ कि सरकारी आंकड़े जारी नहीं हुए पिछले वर्ष की 4 धाम यात्रा में। तो इस बार हम लगातार सरकार से ये निवेदन कर रहे थे कि ये यात्रा जो है वो 20 लाख लोगों का आजीविका का साधन है, रोजी रोटी का साधन है, और परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, और ये बढ़ता रहेगा गरिमा जी, ये बढ़ता रहेगा। ये 20 लाख आ रहे हैं, 24 आएंगे, 25 आएंगे, हर साल बढ़ता रहेगा। लेकिन नहीं, आपने सुनी नहीं बात, आपने सुनी नहीं। मैंने ये कहा, उत्तराखंड के 20 लाख लोगों की आजीविका है ये 4 धाम यात्रा। चाहे वो होटेलियर्स हो, चाहे वो हमारे खच्चर घोड़े वाले हो, चाहे छोटी दुकानों वाले हो। लगभग 1.25 करोड़ की हमारी आबादी है। 1.25 करोड़ में से 20 लाख लोग जो हैं वो आस भरी निगाहों से 4 धाम यात्रा का इंतजार करते हैं कि 4 धाम यात्रा होगी और वो साल भर के लिए उस यात्रा में अपने परिवार के जीवन यापन का कमा पाएंगे। लेकिन इस तरह से जो ये 46 दिन की यात्रा अभी तक हो पाई है, 118 लोगों की मौत की खबर आ रही है और 5 हेली दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अगर पहली हेली दुर्घटना से सबक ले लिया गया होता और जांच ठीक ढंग से कराई गई होती, और जिस SOP की बात आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सख्त SOP जारी होगी, अगर ये यात्रा से पहले जारी हो गई होती तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। ठीक है गरिमा जी, इस पे जवाब ले लेते हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी से। प्रेमचंद अग्रवाल जी, गरिमा जी का ये कहना है कि पिछले साल का जो डेटा था 4 धाम यात्रा का, जिनकी मौत हुई थी, वो डेटा रिलीज नहीं किया गया। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अभी तक 118 जो लोग हैं वो 4 धाम यात्रा के दौरान जिनकी जान है वो चली गई है। प्रेमचंद अग्रवाल जी, मुझे लग रहा है कुछ नहीं, मैं जानता कि 118 लोग जी, कुछ नेटवर्क का इशू है। गरिमा जी, कुछ और भी आप ऐड करना चाहती हैं, फिर प्रेमचंद जी से सवाल ले लूंगा क्योंकि नेटवर्क का इशू है। नहीं, मैंने सुना अभी आपके चैनल पर प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा कि मैं नहीं मानता कि 118 मौतें हो चुकी हैं। मैं प्रेमचंद अग्रवाल जी से कहना चाहती हूँ, कुछ अपनी सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर नजर बनाकर रखा करिए और थोड़ा होमवर्क किया करिए चैनलों में आने से पहले। ये सरकारी आंकड़ा बता रही हूँ जनाब, मौतें तो इससे ज्यादा हो सकता है कि इससे ज्यादा हो,
लेकिन सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं 118 मौतों के, और ये सब हेली दुर्घटनाओं में हुई है, ये नहीं कह रही हूं मैं। हो सकता है स्वास्थ्य खराब होने से भी मौतें हुई हों। आपने पूरा ओवरऑल कहा है, चार धाम यात्रा की बात कही है ना गरिमा जी? जी बिल्कुल, और ये सरकारी आंकड़े हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी को फिर याद दिलाना चाहती हूँ, गरिमा दसौनी के आंकड़े नहीं है, कांग्रेस के आंकड़े नहीं है, ये सरकार ने जारी किए। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है गरिमा जी कि पिछले साल जो आप कह रही हैं कि इन लोगों ने आंकड़े जारी नहीं किए, जबकि हर साल ये आंकड़े जारी होते हैं, ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि अव्यवस्थाएं बहुत हो गई थी पिछले साल चारधाम यात्रा में। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और बादल फटने से बहुत मलबा आया, बहुत सारे मवेशियों की जान गई, यात्री दबे, और कभी हम बार बार आंकड़े मांगते रहे, लेकिन किसी वजह से आंकड़े जारी नहीं हुए। प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार है, उसके सामने किसकी क्या तो गरिमा चलेगी? जी, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गई? हर बात में कोर्ट जाने की बात होती है। नहीं, इसमें कोर्ट जाने जैसा तो कुछ नहीं था। ये तो सरकार को देखना चाहिए कि आज भी आपको आप सीधा मुझे कहना बताइए। चाहिए था कि कोर्ट जो है वो राज्य सरकार को आदेश दे कि डेटा रिलीज करे, अगर ऐसा लगता है तो। एंकर महोदय, अगर मैं आज की बात करूं, जो आज हेली दुर्घटना हुई है, आपको मैं 2023 में ले जाना चाहती हूँ। 2023 में भी हमारे यही मुखिया थे, यूकाडा के वित्त अधिकारी पंखे से कटकर मर गए। वहीं केदारनाथ में इसी क्रिस्टल, जिसके 4 आज की जो कंपनी है जिसकी दुर्घटना हुई, वो तो आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर है, लेकिन जो बाकी 4 हेली दुर्घटनाएं इस बार हुई है चारधाम यात्रा में, वो क्रिस्टल एविएशन की हुई है। उसी क्रिस्टल एविएशन के पंखे से कटकर केदारनाथ में यूकाडा के वित्त अधिकारी की डेथ हो गई। अब अगर जांच ठीक से हुई होती, वो जांच होता क्या है, वो उस जांच में निकलता क्या है, ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर होते हैं, ये तो सब कह रहे हैं। यात्री जरूरत से ज्यादा बैठाए जा रहे हैं इन हेलीकॉप्टर्स में, ये सब कह रहे हैं। ठीक है गरिमा जी, अब अग्रवाल जी को भी सुन लीजिए, उनका भी जवाब सुन लीजिए। गरिमा जी ये कह रही हैं अग्रवाल जी कि पिछले साल के चार धाम यात्रा में जिन लोगों की मौत हुई थी उसका डेटा जो था वो राज्य सरकार ने जारी नहीं किया, और अभी तक 118 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सरकारी आंकड़े, यानी राज्य सरकार के आंकड़ों की बात यहां पर गरिमा जी कर रही हैं। देखिए, अभी तक का जो आंकड़ा है वो तो कह रही है सरकारी आंकड़ा है। 2000 पिछले वर्ष का आंकड़ा जारी नहीं किया, तो इनको सरकार के कौन से आंकड़ों पे भरोसा है? एक तरफ कहते हैं जारी नहीं किया, अभी तक का आंकड़ा इन्होंने कह दिया जी आप 118 की मौत हो गई, उधर से हमें बोलते हैं आप होमवर्क करके आइए। इनका कौन सा होमवर्क है भाई? इन पे कौन से आंकड़े कहां से आ जाते हैं कि एक तरफ कहते हैं सरकार जारी नहीं कर रही है, आज कह रही सरकार ने जारी कर दिए। तो विरोधाभासी बात तो इन्हीं की बातों से लग रही है। सरकार हर चीज पे जो भी आंकड़ा होता है सार्वजनिक किया जाता है, ये विषय नहीं है। इनको विरोध करना है, विरोध की भाषा रहती है, विरोध ही करने के लिए इन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाना है, बढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आक्षेप लगाना, आप गरिमा जी का शब्द जो बड़ा मुझे अजीब लगा, कहते हैं होमवर्क करके आइए। अरे आप सीखते हो जी 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 प्रेमचंद अग्रवाल जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, समय की भी कड़ी में है। गरिमा जी आपका भी बेहद शुक्रिया, यूके देवनाथ जी आपका भी शुक्रिया, सभी खास मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन सवाल तो उठता है, सवाल ये उठता है कि जांच होगी तो जांच की रिपोर्ट जब आती है तो उस रिपोर्ट पर कार्रवाई कब होगी? क्या पिछले सालों में जो हादसे हुए हैं उनकी क्या जवाबदेही तय हुई है? क्या कार्रवाई हुई है? अगर हुई है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि जांच तो होती है लेकिन जांच के बाद कार्रवाई क्या होती है वो उन्हें जानना और समझना है।